नमस्कार। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र तिवारी। आज बात करेंगे दुनिया की इकोनॉमी की। दरअसल अभी कुछ आंकड़े आए हैं पिछले दिनों, जिसमें इस वित्त वर्ष के पहली तिमाही की ग्रोथ रेट्स हैं। अमेरिका, चाइना, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ब्राजील, भारत, ईरान, बहुत सारे देश, यानी G7 और ब्रिक्स के जो 11 देश हैं, इन सबके आंकड़े लगभग आ गए हैं, एक दो देशों को छोड़ करके। तो आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं और बहुत सारे संकेत कर रहे हैं। दरअसल जब टैरिफ वॉर शुरू किया था ट्रंप ने, उस समय जो ट्रंप के दावे थे कि उससे अमेरिकन इकोनॉमी बहुत तेज हो जाएगी, उसके बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर्स उनके पास टैरिफ के तौर पर आएंगे। और कल जब वो नाटो में बात कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें भी वो इस बात का जिक्र कर रहे थे। और वो लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि टैरिफ जो उनका ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट उनके हाथ में है, जिससे वो अमेरिका की किस्मत बदल देंगे, और अमेरिका ही नहीं, पूरे वेस्ट की किस्मत बदल देंगे। पश्चिम का मीडिया और अमेरिका का मीडिया लगातार ये बात कहता चला आ रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था संकट में है। और वो लगातार इस तरह के, अगर आप क्लिपिंग्स देखें तो मैं आपको दिखाऊं, और अपने यहाँ का मीडिया भी, चूंकि वो वेस्ट से ही चलता है, कि देखिए ये China is deep economic crisis. China's deep economic crisis, a trade war it can't win. Then Economic Times में what's wrong with China's economy? Then Newsweek में China's economy is in deep trouble. ये ओपिनियन किसी ने दी है। और ये कोई अखबार है वेस्ट का ही, एनालिसिस, विल चाइना फेस सेम फेट एज पोस्ट बबल जापान। जापान की दरअसल इकोनॉमी नेगेटिव में चली गई थी। चाइना's डेड एंड इकोनॉमी इज बैड न्यूज फॉर एवरीवन। ये सारी हेडलाइंस है। चाइनाज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये इस तरह से कि इनका जापानिफिकेशन हो रहा है। ये बातें लगातार वेस्ट की मीडिया में, और वेस्ट की मीडिया को जो मीडिया फॉलो करते हैं, जो देश फॉलो करते हैं, वहां लगातार ये बातें कही जा रही हैं। और ये जैसे अपने देश में भी, चूंकि अपने देश के अखबार AP, AFP, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, फाइनेंशियल टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, इकोनॉमिस्ट, इन्हीं सबसे न्यूज वीक, टाइम, इन सारी मैगजीन्स और इन सारे अखबारों के सिंडिकेटेड कॉलम्स और इनके कंटेंट के साथ टाई अप कर रखा है। और यही कंटेंट आपको दैनिक भास्कर से लेकर के और मिंट तक, जो भी अखबार आप उठा लें, आप टाइम्स ऑफ इंडिया लें, आप इंडियन एक्सप्रेस लें, आप टेलीग्राफ लें, सब जगहों पर वही एक नैरेटिव रहता है जो वेस्ट की मीडिया जो बना रही है चाइना को लेकर के, और चाइना के सहारे पूरे ग्लोबल साउथ को लेकर के। दरअसल इस समय दुनिया एक बड़े चेंज से गुजर रही है, जो मैं बार बार कहता हूं कि पावर शिफ्ट, एक टेक्टोनिक चेंज, टेक्टोनिक शिफ्ट दुनिया में की जो पावर इक्वेशंस हैं उनमें आ रहा है। और जैसा आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले आप कहें, जब सोवियत एरा था, सोवियत संघ था और एक खेमा था अमेरिका, उस समय से ये समय बिल्कुल अलग किस्म का है। सोवियत संघ दरअसल खड़ा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ था कि वो एक अपनी पॉलिसी से, अपने श्रम से, बहुत सारी चीजों से वो धीरे धीरे करके मजबूत देश बना हो। वो अपने एरिया, अपनी पॉपुलेशन, अपनी इकोनॉमी और जिस तरह से दुनिया में उसका प्रभाव था, उसके चलते वो एक ताकत के तौर पर स्थापित हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। लेकिन चाइना का जो राइज है, चाइना का राइज ग्रेजुअल है। ग्रेजुअल इन द सेंस, ग्रेजुअल वैसे नहीं कहेंगे, क्योंकि 20 साल में कोई देश अगर 20-25 साल में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने की तरफ बढ़ रहा हो, दूसरी बड़ी ताकत बन गया हो, और पहले स्थान के लिए लगातार उस दिशा में बढ़ रहा हो, तो इसे ग्रेजुअल तो नहीं कहेंगे, बट इस
उसमें देखें तो धीरे धीरे चुपचाप उसने तैयारी की और उन फील्ड्स को आइडेंटिफाई किया कि जिनसे वो चैलेंज कर सकता है दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को और दुनिया के उस ब्लॉक को जो खुद को इस दुनिया का खुदा समझता है। जैसे ट्रम्प को आप देखिए, जब ईरान इजराइल वार, जब सीज फायर हुआ, सीज फायर के बाद इजराइल ने अटैक किया, ईरान ने भी अटैक कर दिया, उसके बाद ट्रम्प की भाषा सुनिए। वो भाषा ऐसे ही किसी आदमी की हो सकती है जिसे लगता हो कि वो सर्वशक्तिमान है और दुनिया में उनके बिना कोई पत्ता नहीं हिलेगा। कल नाटो के समिट के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें भी उसी तरह की बात वो कर रहे थे, लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस समय एक डेटा आया और वो डेटा चौंकाने वाला है। वो डेटा ये है कि अमेरिका की इकोनॉमी, जिसको बिलियंस डॉलर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स टैरिफ और इस सबके चलते मिलने वाले थे और बहुत मजबूत होने वाली थी इकोनॉमी, वो इकोनॉमी नेगेटिव में स्लिप कर गई। मौजूदा वित्त वर्ष के पहले क्वार्टर के जो आंकड़े आए हैं उसमें अमेरिका -3% डिग्रोथ में है, 0.3% डिग्रोथ में है। और इससे पहले वाले क्वार्टर में, यानी जो पिछले वित्त वर्ष का आखिरी क्वार्टर था, उसमें उसकी ग्रोथ रेट 2.4% थी। सॉरी, उसकी ग्रोथ रेट 2.4% थी। और जो पूरा G7 को अगर हम माने कि G7 जो है वो वेस्टर्न ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, करता भी है। G7 दुनिया की या वेस्टर्न ब्लॉक की सबसे बड़ी इकोनॉमीज का ग्रुप है। दरअसल पहले उसमें G8 हुआ करता था, रूस हुआ करता था, रूस अब है नहीं। तो अब पूरी तरह से G7 वेस्टर्न ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने वाला, वेस्टर्न ब्लॉक की सबसे बड़ी 7 इकोनॉमीज का ग्रुप है वो। और इन 7 इकोनॉमीज के डेटा आ गए। दूसरी तरफ ब्रिक्स, जो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता है, उसमें अभी 11 देश हैं और इन 11 देशों के नाम हैं, जो इनिशियली 5 देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और इसके बाद इसमें मेंबरशिप बढ़ती गई है। अब इसमें इंडोनेशिया भी है, ईरान है, यूएई है, इजिप्ट है, इथोपिया है और सऊदी अरबिया है। इन सारे देशों में एक दो को छोड़ दें, जैसे इथोपिया को अगर आप छोड़ दें, तो बाकी सबके ग्रोथ के आंकड़े आ गए। अगर इन दोनों ब्लॉक्स को कंपेयर किया जाए, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका की इकोनॉमी डिग्रोथ में चली गई है, -0.3%, और जितनी बड़ी इकोनॉमी है अमेरिका की, $28 ट्रिलियन, उसमें 0.3% एक बहुत बड़ा नंबर है। 0.3% इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा नंबर नहीं आएगा, लेकिन चाइना और अमेरिका की इकोनॉमी में ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और -0.3% का मतलब ये हुआ कि ट्रंप जो बात लगातार कह रहे थे कि इससे अमेरिका बहुत जबरदस्त फायदे में पहुंचने वाला है, वहां इन्फ्लेशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और ग्रोथ की, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और ग्रेट बन जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हब हो जाएगा, एक मतलब सब कुछ। और उनको लगता था कि उनके इशारे पर ही दुनिया चलती है। लेकिन जब उन्होंने टैरिफ वार शुरू किया, खासतौर पे फोकस था चाइना पे, वो सारे लोग शिकार बने वो अलग बात है, चाइना पर फोकस था। और जिस तरह से चाइना पर 245% का टैरिफ पहुंचा दिया था ट्रंप ने, और उसके बाद उनको वहां से वापस होना पड़ा, चाइना टच से मस नहीं हुआ। वो एक तरफ कहते थे कि चाइना डील करने को तैयार है, दूसरी तरफ चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से आ जाता था, हम तब तक कोई बात नहीं करेंगे जब तक ये टैरिफ शरीफ चलता रहेगा। ट्रंप फिर कहते थे डील करने को तैयार है और शी जिनपिंग बात करेंगे हम उनसे। शी जिनपिंग ने बात ही करने से मना कर दिया। कि बात किस बात की?
वो लगातार ये बात कहते रहे और अब स्थिति ये हो गई कि G7 में ट्रंप ये बात कह रहे थे कि रसिया और चाइना को G7 में होना चाहिए, ये G7 नहीं G9 होना चाहिए। आज कल भी वो कह रहे थे शी जिनपिंग उनके दोस्त हैं। तो ये सारी इन सारी चीजों में जो डेटा आया है, डेटा को मैं आपके साथ सामने शेयर करना चाहता हूं। और जैसे हमने बताया कि यूएस -3% ग्रोथ रही जीडीपी की, जापान की ग्रोथ रही -0.2%, सॉरी -0.2%, और Q4 में उसकी ग्रोथ थी 2.2%, यानी यूएस की 2.4%, जापान की 2.2%, और इनकी अब जो लेटेस्ट क्वार्टर है उसमें इनकी ग्रोथ रेट -0.3% यूएस की है और -0.2% जापान की है। ये दोनों वेस्टर्न ब्लॉक की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से है। जर्मनी की ग्रोथ रेट 0.4% है, सिर्फ 0.4%। पिछली बार Q4 में माइनस में थी, -0.2%, तो इस बार थोड़ा सुधार हुआ है, यानी 6.6% का सुधार हुआ है। फिर आ जाते हैं ब्रिटेन की ग्रोथ रेट है 0.7%, पिछली बार इनकी 0.1% थी, यहां भी 6.6% का सुधार हुआ है। और फ्रांस 0.1% की ग्रोथ रेट है, पिछली बार ये -0.1% थे। इटली 0.3% की ग्रोथ है। सिर्फ कनाडा एक ऐसा देश है जहां पर ग्रोथ रेट डेसिमल पॉइंट से आगे बढ़ा है, यानी 2.2% की ग्रोथ रेट कनाडा ने दर्ज की है इस दौरान। 2.2% की ग्रोथ रेट, Q4 में 2.1% था, यानी कोई खास अंतर नहीं रहा है। अब अगर हम ब्रिक्स की इकोनॉमीज को देखें कि उनकी ग्रोथ रेट क्या है, तो आपको हम बताएं कि उसमें जो एक मेंबर है इथोपिया, उसकी जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है, उसके फाइनल आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है वो 8.9% है। छोटी इकोनॉमी है कंपैरेटिवली, ये 156 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, तो बहुत छोटी हुई, लेकिन ग्रोथ रेट 8.9% है। और इसी तरह से दूसरी बड़ी जो दूसरी बड़ी इकोनॉमी ब्रिक्स ब्लॉक की है, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की ग्रोथ रेट 7.4% रही है Q1 में। और चाइना जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है इस ब्लॉक की, उसकी ग्रोथ रेट 5.4% रही है। यानी दुनिया में सबसे आगे जो बड़ी ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमीज हैं, उनमें जो ग्रोथ रेट रही उसमें भारत की सबसे ज्यादा है, एंड नेक्स्ट नंबर जो है वो चाइना का है। और उसके बाद जब किसी जिसका नंबर आता है वो है इंडोनेशिया, 4.87%, एंड देन फिर आता है जो आपका ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी सऊदी अरबिया 3.4%, और इंडोनेशिया मैंने आपको बताया। और फिर बाकी की बात करें, आप एक ये डेटा मैं आपके लिए हमने तैयार किया है, इसे देखिए कि G7 में ग्रोथ रेट क्या है। Q1 में यूएसए की -3, Q4 में 2.4 थी, ये मैंने आपको बताया। ब्रिक्स कंट्रीज का देखिए, ब्राजील 1.4%, रशिया 1.4%, इंडिया 7.4%, चाइना 5.4%, साउथ अफ्रीका ही बस इसमें ये है जो डेसिमल पॉइंट्स में है 0.1%, इंडोनेशिया 4.87%, ईरान 3.2%, जो बड़ी मुश्किलों से और ढेर सारे प्रतिबंध उस पर लगे हुए हैं, यूएई 4.7%, इजिप्ट 5%, इथोपिया 8.9%, एंड सऊदी अरबिया 3.4%। इसमें जो ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमीज हैं वो है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया और सऊदी अरबिया। ये ट्रिलियन डॉलर वाली इकोनॉमीज है, और बाकी छोटी इकोनॉमीज है, $400 बिलियन एंड
$300 बिलियन, $200 बिलियन, इस तरह की इकोनॉमीज हैं, बट दे आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। तो अब जिस पॉइंट पर मैं आना चाहता हूं, जो पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, कि जो बातें वेस्टर्न मीडिया की तरफ से फैलाई गई थी कि इस टैरिफ वार में, या जो ट्रंप ने जो चाल चली है, जो दांव चल रहे हैं, वो दुनिया को डिस्टेबलाइज करके, दुनिया के ट्रेड को डिस्टेबलाइज करके, उसमें चाइना सबसे ज्यादा नुकसान में रहने वाला है। लेकिन वो हो गया उल्टा। सबसे ज्यादा नुकसान में अमेरिका रहा, जो बहुत ही हेल्दी ग्रोथ रेट जिसका पिछले साल तक था 2.4%। 2.4% अमेरिका जैसी इकोनॉमी के लिए हेल्दी ग्रोथ रेट माना जाता है। 2 से 4% तक का ग्रोथ रेट, हेल्दी ग्रोथ रेट अमेरिकन इकोनॉमी के लिए माना जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो अब अगर वो रिसेशन में आ रहे हैं, वो नेगेटिव में आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो लीप्स एंड बाउंड्स में बढ़ रहे हैं, कि 7.4% इंडिया, चाइना 5.4%, इंडोनेशिया 4.87%। तो अगर आप इधर कंपेयर करें, इनमें एक चीज देखें कि जो सातों देश हैं, इसमें कनाडा को छोड़ दीजिए, तो कोई भी डेसिमल पॉइंट से बाहर नहीं है, सब डेसिमल पॉइंट्स में है। और अगर आप इन देशों को देखें, जो ब्रिक्स के देश हैं, इसमें एक को छोड़ के, साउथ अफ्रीका को छोड़कर, बाकी सारे देश जो है वो डेसिमल पॉइंट से ऊपर है। और इसमें इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया एंड यूएई, इथोपिया, इथोपिया, ये देश ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ रेट 4% से ज्यादा है। और 4% G7 कंट्रीज के लिए एक सपना हो गया है, सपना हो गया है। तो अब सवाल ये उठता है, जैसे अभी ईरान इजराइल वार में जो कुछ हुआ, मैंने आपसे कहा मेरी समझ ये है कि उसमें पूरी तरह से ग्लोबल साउथ का अपर हैंड रहा है। ईरान भारी पड़ा है, और ईरान ग्लोबल साउथ में एक बड़ी ताकत के तौर पर स्थापित होने की तरफ बढ़ गया है। और दरअसल ये जीत, जैसा मैं कहता रहता था कि चाइना, रशिया, ये लोग साथ हैं, भले सामने नहीं दिख रहे हो, लेकिन ये लोग साथ हैं, और ये लोग इस लड़ाई को लंबा खींचने नहीं देंगे, पहली बात। और दूसरी बात, लंबी खिंची तो फिर इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें आ जाएंगी। तो अगर 12 दिन की जो वार थी, उसमें ही इजराइल ने घुटने टेक दिए। और इजराइल, जैसा ट्रंप ने कतर को बोला कि इजराइल सीज फायर के लिए तैयार है, आप ईरान को तैयार करो, इसका मतलब क्या हुआ? तो एक तरफ सामरिक तौर पर देखें, मिलिट्री के तौर पर देखें, तो वेस्ट कमजोर पड़ रहा है, और दूसरी तरफ इकोनॉमिक उसमें देखें तो वेस्ट कमजोर पड़ रहा है, और भयानक रूप से कमजोर पड़ रहा है। आप अगर ट्रेड के मामले में देखें, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में देखें, इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में देखें, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में या मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, जैसा मैं आपको बताता हूं, जैसा डेटा है कि दुनिया की 36%, और बहुत कंजर्वेटिव उसमें जाएं तो 30% से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ चाइना में होती है। और अगर आसपास के आसियान कंट्रीज को भी जोड़ ले, और तो ये 40% तक पहुंच जाएगा। तो 40% अगर चाइना प्लस साउथ ईस्ट एशिया में होता है, और इंडिया को भी जोड़ दे, तो 2-3% और बढ़ जाएगा, 43% पहुंच जाएगा। यानी दुनिया और ब्राजील, और जो ब्रिक्स के कंट्रीज, बाकी कंट्रीज हैं, उनको भी अगर शामिल करें, तो कहीं ना कहीं लगभग 50% मैन्युफैक्चरिंग के पास पहुंच जाएंगे। दरअसल यूरोप से मैन्युफैक्चरिंग गायब हो गई है, अमेरिका से मैन्युफैक्चरिंग गायब हो गई है। तो ये इस चीज का वो है। अब ये डेटा कहता क्या है? ये डेटा दरअसल उस टेक्टोनिक शिफ्ट की तरफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस दे रहा है, बता रहा है कि ये शिफ्ट बहुत तेज चल रहा है। ये शिफ्ट जैसे जैसे आपने ट्रेड और उस सब में देखा कि अमेरिका को झुकना पड़ा,
चाइना के सामने। और अभी जब अमेरिका ये बात कह रहा है कि डील होनी है चाइना के साथ ये सब, तो आज अभी कुछ देर पहले विक्टर गाओ, जिनका मैं जिक्र करता रहता हूं, जो एक तरह से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड चाइनीज इस्टेब्लिशमेंट को जो कहना होता है वो या तो वहां के अखबारों में आते हैं और उनके विश्लेषक हैं विक्टर गाओ ये बात कहते हैं, वो बातें कहते हैं जो उनकी सरकार को कहनी होती है। उन्होंने अमेरिका को बहुत साफ कह दिया है कि इस तरह से नहीं चलेगा, अभी कुछ देर पहले। और ये डील शील जब तक आप क्लीन नहीं आएंगे, जब तक आप बराबर पे नहीं होंगे, जब तक आप चीजों को एक ऐसी दृष्टि से नहीं देखेंगे जो विन विन हो, आपको लगता है कि आप दादा हो तो आप बैठे रहो अपने घर, ये एग्जैक्टली इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल विक्टर गाओ ने किया है। और उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका कितना पुराना देश है, हम 5000 साल से चले आ रहे हैं और 5000 साल और रहेंगे। ये लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे पता नहीं। ये बात विक्टर गाओ ने कही, यानी ये बात चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने कही है, यानी ये बात चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट ने कही है, चाइनीज गवर्नमेंट ने कही। और जब ये कहा गया, जेडी वांस का एक जो भी उनसे बात कर रहा था, उस एंकर ने जब जेडी वांस के एक स्टेटमेंट का हवाला देते हुए कहा कि हम लोग जो है जो चाइना के फार्मर्स हैं उनसे लोन लेकर हम उनको ही सब्सिडाइज कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला जेडी वांस ने। इस पर विक्टर गाओ का कहना था कि जेडी वांस की समझ उनको चाइना की समझ नहीं है। हम सब लोग खेतिहर परिवार से हैं क्योंकि चाइना पहले खेती वाला ही देश था, लेकिन अब वो चीज नहीं है, उनको ये समझना चाहिए। और अगर वो नहीं समझते हैं तो वो चाइना के बारे में कोई भी ढंग की बात नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा चाइना अब इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है और अमेरिका से ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग हब है। और अगर जेडी वांस से कहते हैं तो उनको मुबारक हो। ये तो इतने कड़े शब्दों में विक्टर गाओ ने ये बात कही, यानी ये बात कहना कि चाइना 5000 साल से है, चाइना ने जो चीजें आप जो कर रहे हो, चाइना 100 साल जो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन थी, सब चीजें झेली हैं और हमको सब कुछ याद है 1840 से लेके 1949 तक, जिसे चाइनीज सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहते हैं। अब वो चीजें दोहराई नहीं जाएंगी, ये बात कही। और दूसरी बात जो कही, वो जो मैं आपको कह रहा था कि उन्होंने कहा है कि हम 5000 साल से चले आ रहे हैं, कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है हमारी, हम खड़े हैं और आज दुनिया में एक ताकत के तौर पर खड़े हैं। अगले 5000 साल तक हम रहेंगे, लेकिन ये देश कितने दिन रहेंगे, कितने दिन से हैं, ये पता नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट है। तो चलिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये कि जो इकोनॉमिक शिफ्ट है, दुनिया की जो इकोनॉमिक्स है, वो ग्लोबल साउथ की तरफ आ गई है। ये आप बहुत साफ, मतलब मुझे लगता है कि इस समय जो लोग इस बात को नहीं स्वीकार करते हैं, ये उनकी अपनी समझ है। वो पता नहीं कैसे, वो शायद वेस्टर्न मीडिया पर ही भरोसा करते हैं और वेस्टर्न विद्वान जो कहते हैं उन विद्वानों की बात को ही आंख बंद करके स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो राइटिंग ऑन द वॉल है उससे पढ़ने से इनकार कर देते हैं। ये अपने यहां भी हो रहा है। अभी मैं आगे बात करूंगा कि जो ग्लोबल साउथ के दो ऑर्गेनाइजेशंस, एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स, इनमें जो चीजें चल रही हैं उस पर भी बात करेंगे और भारत की बात भी करेंगे। तो पहले तो ये चैप्टर खत्म करते हैं इस नोट के साथ कि एक बड़ा शिफ्ट दुनिया की इकोनॉमीज में आ रहा है।
अमेरिका और जापान और ये जितने देश हैं, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ये सारे इनकी ग्रोथ स्टैग्नेट है या नेगेटिव है। दूसरी तरफ जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और तीसरी बात ये कि आर्थिक ताकत इसके चलते जो इकोनॉमिक पावर बैलेंस है वो ग्लोबल साउथ की तरफ आ रहा है, कहा जाए, मैं तो कहूंगा कि आ गया है। तो ये चीजें बहुत साफ है। और चाइना जिस तरह से, चाइना से एक चीज आप और देखेंगे, आलतू फालतू की बात चाइना की तरफ से कतई नहीं आती। चाइना उन सारी फील्ड में या तो चैलेंज कर रहा है और या फिर वो नंबर 1 हो गया है। जैसे एआई में चैलेंज कर रहा है, रेयर अर्थ्स में या सेमीकंडक्टर्स में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में, ह्यूमनॉइड्स में, इन सब में, और इवन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो मिलिट्री की टेक्नोलॉजी है, उसके सैटेलाइट सबसे ज्यादा जो जो मिलिट्री के लिए इस्तेमाल होते हैं, सबसे ज्यादा उसके सैटेलाइट स्पेस में हैं। अमेरिका के भी उतरे नहीं है। उसके जो मिलिट्री के तौर पर अगर देखें तो उसके जो जेट्स हैं, उसके जो उपकरण हैं, वो उपकरण पूरी तरह से मात दे रहे हैं वेस्ट के जो भी जेट्स हों या जो भी उनका मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, सबको मात दे रहे हैं। उसका एग्जाम्पल, लेटेस्ट एग्जाम्पल, ईरान ने F-35 मार गिराए। F-35 मार गिराना आसान काम नहीं है। F-35 मार गिराने का मतलब यह हुआ है कि जो B-2 बॉम्बर आए थे उनको भी वो मार गिरा सकता था। नहीं गिराए। वो एक दरअसल उसमें तो ये लगता है कि ये पहले से चीजें तय हो गई थी। अमेरिका अपना चेहरा बचाना चाहता था, इसलिए उसने पहले से ईरान को बता दिया कि हमें ये करना ही पड़ेगा और हम ये अटैक करने जा रहे हैं। और उसी तरह से जो ईरान ने फिर ये भी बता दिया था कतर को और यूएस को कि आप ऐसा करोगे तो हमें भी करना पड़ेगा और हम कतर में जो आपका बेस है उसे निशाना बनाएंगे। दोनों लोगों ने, भले ट्रंप जो भी कह रहे हों, दोनों देशों ने अपने अपने वो इलाके खाली कर दिए। जो एयरबेस था अमेरिका का, वो उन्होंने खाली कर दिया था समय रहते, जिससे कि अटैक हो, मिसाइल्स गिरे तो कोई फर्क नहीं पड़े। तो वहां कोई नुकसान जान माल का नहीं हुआ है मोटे तौर पर। और उसी तरह से जो इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस थे, इन पर जो अटैक हुआ है, उस अटैक से भी कोई खास नुकसान या ये कहा जाए कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ठप हो जाएगा या पीछे चला गया है, ये गलतफहमी है। दरअसल अभी जो अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में ये बात कहा, हालांकि ट्रंप ने कल उससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं, जो सैटेलाइट फोटोग्राफ्स आए हैं और इतना बम्बार्डमेंट हमने कर दिया है, B-2 गया है और जो ये टनल बस्टर्स हैं, वो बम दुनिया में किसी के पास नहीं, इतने ताकतवर बम है, हम मान ही नहीं सकते कि नहीं हुआ, सब हमने नष्ट कर दिया है। लेकिन ईरान इस बात से इनकार करता है, इंटरनेशनल एजेंसियां इस बात से इनकार करती हैं, खुफिया एजेंसियां इस बात से इनकार करती हैं, और जो आसपास लोग हैं वहां पर रहते हैं उनको डिस्प्लेस नहीं किया गया है, उनको हटाया नहीं गया है। अगर वहां पर इतना बड़ा नुकसान होता जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, तो रेडिएशंस निकलने शुरू हो जाते और फिर ईरान को अपने लोगों को वहां से युद्ध स्तर पे हटाना पड़ता, और नहीं हटाते तो एक तबाही की स्थिति बन सकती थी। वैसा कुछ नहीं हुआ है। जो फोर्दो जिसकी बात हो रही है, जहां जो बताया गया कि बहुत नीचे है, उस फोर्दो टाउन तो वैसा ही, वहां तो कोई, वहां से 50 किलोमीटर दूर वो टाउन है, 50-60 किलोमीटर दूर। वहां तो कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं दिखी कि लोग भाग गए हों, उनको हटा दिया गया हो, डिस्प्लेस किया गया हो, दूसरी जगह पहुंचाया गया हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई वहां पे एम्बुलेंस वगैरह भागती दौड़ती नहीं दिखाई दी, जैसे आपको तेल अवीव में शुरू में बहुत सारी दिखाई देती थी। ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि ये चीजें जो हुई,
इसमें पूरी तरह से ईरान ने अपने को एस्टैब्लिश कर दिया है, और इजराइल जो अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, अमेरिका का हाथ जिस पर रहता है, वो इजराइल घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। तो एक तो इकोनॉमिक इंडिकेशंस आ रहे हैं कि जो इकोनॉमिक पावर है वो शिफ्ट कर रही है ग्लोबल साउथ में, मिलिट्री पावर जो है वो भी शिफ्ट कर रही है ग्लोबल साउथ में। और ये चीज दरअसल जब भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर था, अब तो स्वीकार कर लिया गया कि भाई हमारे 5 जेट मारे गए। वो 5 जेट पाकिस्तान की एयरफोर्स ने नहीं मारे हैं, मतलब मारे तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हैं, लेकिन ये कहा जाए कि पाकिस्तान की एयरफोर्स अपने बूते पे उसने कर लिया, ऐसा नहीं। वो चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइनीज सपोर्ट, चाइनीज एयरफोर्स, उनका पूरा सपोर्ट रहा। और एक तरह से दुनिया में इसे ये देखा गया कि वेस्टर्न जो हथियार हैं और जो चाइनीज हथियार है, इनके बीच का मुकाबला था, जिसमें चाइनीज हथियारों का अपर हैंड रहा, चाइनीज इक्विपमेंट्स भारी पड़े। ये इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया इन द सेंस की जो जैसे, और मीडिया भी छोड़ दीजिए, चाइनीज मीडिया भी सब छोड़ दीजिए, चाइना के जेट बनाने वाली कंपनी के स्टॉक प्राइसेस भागे और राफेल बनाने वाली कंपनी के स्टॉक प्राइसेस नीचे गए। सीधी सी बात है, जो आदमी पैसा लगाता है वो इन सब चीजों को देख करके कि कंपनी घाटे में, कंपनी नुकसान में जाएगी, फायदे में जाएगी, उस हिसाब से चीजें चलती हैं। तो वो एक बड़ा इंडिकेटर है जिसमें ये कहा जा सकता है कि चाइना की मिलिट्री और चाइना के जो ये मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, ये कहीं से भी वेस्ट के मुकाबले दोयम दर्जे के नहीं है। और यहां तक कि ये कहा जा सकता है कि कुछ मामलों में तो वो वेस्ट से आगे है। और जब चाइना चूंकि लीड कर रहा है ग्लोबल साउथ को, तो चाइना की जो माइट है वो माइट ग्लोबल साउथ की माइट कही जाएगी। जैसे अमेरिका की जो माइट है वो कही जाती है कि ये वेस्ट की ताकत है, ये नाटो की ताकत है। नाटो देशों की हालत तो आप देख ही रहे हैं कि अमेरिका अगर उसमें नहीं हो तो नाटो का हाल क्या हो जाए। सारे नाटो देश मिल करके यूक्रेन में लगे हुए हैं, लेकिन रशिया का कुछ नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा बहुत ठीक है, वार है तो चीजें होती हैं, लेकिन रशिया जिस पर आपने इतने प्रतिबंध लगा रखे हैं, सब कर रखा है, वो सिर्फ 2-3 देशों का सपोर्ट है, नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया। और वहां पर कुछ नहीं, नाटो कुछ नहीं कर पा रहा, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करती हैं कि जो ये वर्ल्ड ऑर्डर चला रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, वो वर्ल्ड ऑर्डर दरक रहा है और नया वर्ल्ड ऑर्डर उसको रिप्लेस करने को तैयार बैठा हुआ है, उसके साजो सामान तैयार हो रहे हैं। चाइना ने ये कर रखा, ये एक टारगेट लेके चल रहे 2035 तक वो दुनिया की नंबर 1 ताकत बनने की तरफ उन्होंने टारगेट रखा। 2035 में हम नंबर 1 हो जाएंगे, दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी होंगे, ट्रेडिंग नेशन है ही वो, मैन्युफैक्चरिंग हब है ही, मिलिट्री में बराबर की स्थिति पर लगभग इस तरह के इंडिकेशंस मिल गए हैं। जीडीपी में वो अभी करीब $10 ट्रिलियन अमेरिका से पीछे। लेकिन अगर ये ग्रोथ रेट 5% वाली रही चाइना की और अमेरिका ये -0.3% टाइप हो गया, तो ये गैप जो है ये बहुत देर नहीं लगेगी इसे भरने में, 10 साल में ये गैप भर जाएगा। और जिस तरह की पॉलिसीज अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस तरह के और भी कुछ कदम उठाए तो ये 10 साल से पहले हो जाएगा। तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। कुल मिला के मैंने जो बात कही, एक तो इकोनॉमिक पावर जो है वो तेजी से शिफ्ट हो रही है ग्लोबल साउथ की ओर, और ग्लोबल साउथ में भी चाइना, या आप कहें चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया, उसकी ग्रेविटेशनल सेंटर बनता जा रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नमस्कार, जय।